हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th विषय भूगोल मॉडल पेपर 5वां आज के सेशन के अंदर हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने संजीव डेश्वर के मॉडल पेपर 1 से लेकर 4 तक हल कर दिए हैं और वह अभी आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखना, आपको अति महत्वपूर्ण फ़ायदा होने वाला है। और उसी के साथ हमने इम्पोर्टेंट प्रश्नों को भी बताया है और इसकी जो सारी की सारी 5 मॉडल पेपरों की पीडीएफ हल सहित हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएसई क्लास 6 से 12th के अंदर है, हमने भेज दिया है। वहाँ जुड़कर उस ग्रुप के अंदर आप जुड़कर उस पीडीएफों को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है साथियों, इसके अलावा 5 मॉडल पेपर आज हम इस चैनल पर अंतिम मॉडल पेपर भूगोल का हल कराने वाले हैं और इसके अलावा 10 मॉडल पेपर की पीडीएफ हल सहित हमारे ग्रुप आरबीएसई क्लास 6 से 12th के अंदर हम कल ही भेज देंगे। ठीक है, तो आप सभी उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है ताकि हर एक बच्चे को है फ़ायदा मिले। ठीक है, उसी ध्येय से हमने मॉडल पेपर बनाए हैं और टाइम मिलेगा तो हम उनको भी हल करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके अन्य विषय हैं, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हिंदी अनिवार्य है, हिंदी साहित्य है, इंग्लिश है, उनको भी हमें हल करवाना है। तो आपको पहले हमने फ्री कर दिया है और 10 मॉडल पेपर उसके अंदर डाल देंगे तो 15 मॉडल पेपर हो जाएंगे और पढ़ने के लिए वह भी बहुत खूब है, वरना 50 भी आपको उपलब्ध करा देंगे तो भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। हमारी तरफ से पूरी मेहनत कर ली है, आप भी आपकी तरफ से पूरी मेहनत करना, 100% 56 में से 56 नंबर आ जाएंगे। तो हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ भेज देना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानीय संगठन, अन्वेषण और वर्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति है, मानव भूगोल का उपागम नहीं है। दूसरा है विश्व की जनसंख्या के औसत लिंग अनुपात के प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 102 पुरुषों की संख्या कितनी है? 102 है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं सवाल संख्या 3 की, निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है डेयरी कृषि, बी ऑप्शन मिश्रित कृषि, सी रोपण और ड ऑप्शन है वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रश्न के अंदर निकल गया है कि एकल कृषि नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि है, वो एकल कृषि नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम चौथे सवाल की, भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? तो इसका सही आंसर होगा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है वो भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। नेक्स्ट है 5वां सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में परलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो इसका सही आंसर है आपके सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर है प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। अगला सवाल है मानव विकास सूचकांक 2018 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? तो इसका सही आंसर होगा भारत की कौन सी कोटि थी? 130वीं कोटि थी। ठीक है, अगला 7वां सवाल है निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही आंसर होगा जो जल है वो चक्रीय संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन है। अगला सवाल है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार निम्न में से किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान के अंदर है, पंजाब के अंदर है और हरियाणा के अंदर है। इसका मतलब उपयुक्त सभी राज्यों के अंदर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार है। अगला सवाल संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है? तो इसका सही आंसर होगा जो आपका अतिसार है वो जलजन्य रोग है। नेक्स्ट हमारा दूसरा सवाल है आपके रिक्त स्थान का आता है और इसके अंदर आपको रिक्त स्थानों को भरना पड़ता है और इसके अंदर आपको 4 नंबर मिलते हैं। तो धैर्यपूर्वक रिक्त स्थानों को आपको भरना है। पहला रिक्त स्थान है प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, उसे कौन से प्रवासी कहलाते हैं? उत्प्रवासी कहलाते हैं।
दूसरा है अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा है। और तीसरा खालिस्तान है, सर्वाधिक सड़क घनत्व, सबसे अधिक वाहनों की संख्या अमेरिका के अंदर पाई जाती है। और चौथा लिखना है आपको, सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। तो इस प्रकार से आपको है क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। आगे सवाल संख्या 3 है। पहला सवाल है 3 के अंदर कि राजनीतिक भूगोल के 2 उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आपको बताना है निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। याद रह जाएंगे, राजनीतिक भूगोल के 2 उप क्षेत्र निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। अगला सवाल संख्या 2 है कि वाणिज्यिक डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र बताइए। तो आपको लिखना है कि उत्तरी पश्चिम यूरोप का क्षेत्र, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया वाणिज्यिक डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है। अगला तीसरा सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 स्थानों के नाम लिखिए। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य के अंदर होती है और मेघालय राज्य के अंदर 2 स्थान है, मासिनराम और चेरापूंजी नामक स्थानों पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला चौथा सवाल है, धूमर कोहरा स्मॉग किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है औद्योगिक नगरों में जब प्रदूषित जैसे वह प्रदूषण तत्व सामान्य रूप से पड़ने वाले कोहरे से मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, धूमर कोहरा कहा जाता है। ठीक है। प्रदूषित जल है, ठीक है, वह प्रदूषित तत्व सामान्य रूप से पड़ने वाले कोहरों से मिल जाते हैं तो उसे हम जो ध्रुम कोहरा कहते हैं, यानी स्मॉग कोहरा। नेक्स्ट है अगला सवाल, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तथा ऋणात्मक वृद्धि में अंतर है और स्पष्ट करना है। तो आपको लिखना है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि यानी जब 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या बढ़ती है तो उसे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहते हैं। और ऋणात्मक वृद्धि यानी जब 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम होती है तब उसे हम जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। आगे आपको लिखना है अगले स्टेप में कि यह वस्तुतः तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए अथवा अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। ठीक है। और ऋणात्मक वृद्धि है ये तब होती है जब जन्म दर है और मृत्यु दर से कम हो जाएं अथवा उस देश से लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होती है। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि इससे किसी क्षेत्र के संसाधनों के उपभोग में वृद्धि होती है और ऋणात्मक वृद्धि दर से उस क्षेत्र के संसाधनों के उपभोग की दर है वो घटती है। ठीक है। तो ये भी सवाल अच्छा था, परीक्षा की दृष्टि से आपको याद करके जाना है। अगला है 5वां सवाल, मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो आपको लिखना है मानव विकास सूचकांक का मापन निम्न 3 क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। पहला क्षेत्र है स्वास्थ्य, ठीक है, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। तो स्वास्थ्य के अंदर है वो इसकी मूल्यांकन के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है और उसका जीवन प्रत्याशा दिल सदा स्वस्थ जीवन जीने के अधिक अवसरों को द्योतक है। ठीक है। दूसरा नंबर हम शिक्षा की बात करते हैं तो इसकी मूल्यांकन के लिए जो प्रौढ़ साक्षरता दर और विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या को आधार माना जाता है। और तीसरे नंबर पर पॉइंट है हमारा संसाधनों तक पहुंच, यानी इसको मानव की क्रय शक्ति के आधार पर मापा जाता है। मानव की कर शक्ति होती है उसके आधार पर संसाधनों की पहुंच को है और मापा जाता है। तो यह है मानव विकास सूचकांक का मापन का तरीका, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। ये 3 पॉइंट लिख कर के आओगे तो भी आपको 3 में से 1.5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। इसके आगे उक्त तीनों क्षेत्रों में से प्रत्येक को 1/3 भारिता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे प्रश्न संख्या 6 है, साइबर स्पेस की उपयोगिता बताइए। तो पहला उपयोगिता है कि इससे बिना शारीरिक संचालन के सूचनाओं का
फ्रैक्शन और प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा लिखना है, ये किसी भी कार्यालय में, जल में, चलती नौका में, इसके अलावा उड़ते जहाज़ों में कहीं भी हो सकता है। जो साइबर स्पेस होते हैं ये किसी भी कार्यालय में हो सकते हैं, जल में हो सकते हैं, चलती नौका में हो सकते हैं, उड़ते जहाज़ों में कहीं भी हो सकता है। और 3 नंबर पर आपको लिखना है, साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस को ईमेल, ई वाणिज्यिक और ई शिक्षा और ई प्रशासन के माध्यम से विस्तृत करेगा। और चौथा लिखना है, ये फैक्स हो गया, टेलीविज़न और रेडियो के साथ साथ इंटरनेट के रूप में समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये आपके साइबर स्पेस की उपयोगिता है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला 7वां सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या रहा है? तो प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण होता था और इसी कारण व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। रोमन साम्राज्य के विखंडन के पश्चात 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई। 15वीं शताब्दी में विदेशी वस्तुओं के व्यापार के साथ ही व्यापार के नवीन स्वरूप दास व्यापार का उदय हुआ और 19वीं शताब्दी के ऊर्ध्वाधर में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। इस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास रहा है इसको आपको बिल्कुल छोटे तरीके के अंदर समझाना है। ठीक है, जितनी शब्द सीमा है उस शब्द सीमा को आपको ध्यान में रखना है और उसी के अनुसार आपको आंसर दे के आना है ताकि कम समय के अंदर अच्छा लिखें और नंबर भी पूरे में से पूरे मिले। ऐसा नहीं है कि 50 शब्दों का बोल रहा है अगला वाला और अपन 100 शब्दों के अंदर लिख रहे हैं। एक तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और इसके अलावा इसके बाद में हमारे प्रश्न भी छूट जाएंगे। तो आपको तरीके से लिख कर कहना है। आपको ये पहले निर्धारित कर लेना है कि मुझे कौन कौन से प्रश्न के अंदर है कितनी कितनी लाइनें लिखवानी हैं। जैसे हमने मॉडल पेपर हल करवाई तो आपको दिख ही रहा है कि लास्ट 5 या 10 लाइन से ज़्यादा बड़े प्रश्नों के अंदर हम बता ही नहीं रहे, बिल्कुल छोटे से छोटे चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, 8वां सवाल है आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 3 आधार बताइए। तो पहला आधार है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। तो यहाँ पर आपको लिखना है भौतिक संरचना यथा भूविज्ञान, उच्चावास, मृदा व जलवायु में भिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से वितरित है। दूसरा है जनसंख्या के कारक। तो यहाँ पर विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण तथा उसकी विविधता व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करते हैं। तीसरा है आर्थिक विकास की प्रावस्था। देशों के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं को स्वाभाविक परिवर्तित हो जाता है। यथा औद्योगिक देश मशीनरी और निर्मित उत्पादों का निर्यात करते हैं तथा खाद्यान्नों तथा अन्य अनेक पदार्थों का आयात करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, आप उनको सुधार कर लेना। आगे हम 9वां सवाल की बात करते हैं कि भारत की 1991 की जनगणना में नगरीय बस्तियों के लिए निर्धारित मापदंडों को लिखना है। तो पहला मापदंड आपको लिखना है कि नगर में एक नगर पालिका, कॉरपोरेशन, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमित होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी है नगर की कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5000 होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी शर्त थी कि नगर में 75% से अधिक व्यक्ति गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। और चौथी बात है नगर में जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1991 की जनगणना में नगरीय बस्तियों के लिए निर्धारित मापदंड थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पहले नगर पालिका या कॉरपोरेशन, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगरीय समिति होनी चाहिए और कम से कम नगर की जनसंख्या 5000 और 75% से अधिक लोग हैं वो गैर कृषि कार्य में संलग्न हो यानी कृषि नहीं करते हो। और जो नगर का जनसंख्या घनत्व होता है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए।
आगे सवाल संख्या 10 है हमारा कि तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं आश्रित जनसंख्या व क्रियाशील जनसंख्या में कोई 3 अंतर बताने हैं। तो आश्रित जनसंख्या और क्रियाशील उत्पादक जनसंख्या, यानी आश्रित जनसंख्या आपको लिखना है जो व्यक्ति वर्ष भर अपनी आजीविका के लिए कोई आर्थिक क्रिया नहीं करते हैं उन्हें आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। जबकि जो क्रियाशील है जनसंख्या उन्हें कहेंगे लाभदायक आर्थिक क्रियाओं के संलग्न व्यक्तियों का उत्पादक जनसंख्या कहा जाता है। और इसमें मुख्य श्रमिक तथा सीमांत श्रमिक शामिल होते हैं। और जो आश्रित जनसंख्या है ये जन समूह अश्रमिक बल कहलाता है। जबकि जो क्रियाशील जनसंख्या है ये जन समूह श्रमिक बल कहलाता है। और 3 नंबर पर आयु के आधार पर इसमें 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति तथा 15 वर्ष से छोटे बच्चों को हम सम्मिलित करते हैं आश्रित जनसंख्या के अंदर। जबकि आयु के आधार पर 15 से 60 आयु वर्ग के व्यक्ति को हमें और किसके अंदर क्रियाशील जनसंख्या के अंदर शामिल करते हैं। तो ये तो आप बिल्कुल सरल प्रश्न आसानी से लिख सकते हो। आगे सवाल संख्या 11 है उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। ठीक है, तो आपको लिखना है ग्रामीण नगरीय प्रवास में जनांगीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये प्रवास मुख्यतः पुरुष प्रधान होता है और जिसमें 15 से 59 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक होती है। और इसमें उद्गम स्थानों पर लिंगानुपात बढ़ जाता है, वह युवा वर्ग के प्रतिशत में कमी आ जाती है। जबकि गंतव्य स्थान पर लिंगानुपात तो घट जाता है परंतु युवा वर्ग में वृद्धि हो जाती है। अगला सवाल संख्या 12 है नगरों के विकास के आधार पर भारतीय नगरों को वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो नगरों के विकास के आधार पर भारतीय नगरों को क्या करना है वर्गीकृत। तो प्राचीन नगर वाराणसी व प्रयाग जैन जैसे नगर जिनका विकास धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ था। दूसरा लिखना है मध्यकालीन नगर दिल्ली जयपुर आगरा जैसे किले नगर जिनका विकास राज्यों और रजवाड़ों के मुख्यालयों के रूप में हुआ है। और आधुनिक नगरों की बात करें तो इसमें पतन नगरों यानी सूरत गोवा आदि पर्वतीय नगरों औद्योगिक नगरों जैसे जमशेदपुर प्रशासनिक नगरों के रूप में गांधीनगर चंडीगढ़ और अनुषंगी नगरों जैसे गाजियाबाद गुड़गांव को भी सम्मिलित करते हैं। तो प्राचीन नगर मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर इनको आपको क्या है जो वर्गीकृत है नगरों के विकास के आधार पर आपको वर्गीकृत करना है और उनके एक एक उदाहरण दोगे तो भी पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अगला सवाल 13 नंबर है भारत में लौह अयस्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो लौह अयस्क भारत में अयस्क की विशालतम लौह अयस्क भंडार विद्यमान है और सामान्यतः देश में उत्तम गुणवत्ता वाले हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। लौह अयस्क की खदानें देश के उत्तरी पूर्वी पठार प्रदेश में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है और लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग है और उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ कर्नाटक गोवा और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। तो आपको ये 95% भाग कौन कौन से राज्य हैं इनका नाम याद रखना है। लौह अयस्क एशिया के अंदर विशालतम जो इसका भंडार भारत के अंदर पाए जाते हैं। बिल्कुल सरल सा सवाल है, 4 लाइनें याद रखना है, रख लेना। आगे सवाल संख्या 14 है इंदिरा गांधी नहर का मानचित्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आपको लिखना है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के सिंचाई पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। पहला लिखना है नहर द्वारा सिंचाई क्षेत्र के विस्तार से फसलों की संघनता में वृद्धि के साथ बोए गए क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है। ठीक है, अब दूसरा लिखना है पारंपरिक फसलों चना बाजरा गवार आदि के स्थान पर गेहूं बोया जा रहा है, कपास मूंगफली चावल आदि की कृषि की जाने लगी है। आपको ये पता होना चाहिए इंदिरा गांधी नहर के अंदर क्या है जल आ रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विशेष तौर से पश्चिमी मरुस्थल के अंदर सूखा पड़ता था और इस नहर से आने से उस पश्चिमी मरुस्थल की है वो जीवन रेखा बदल गई है। ठीक है, फिर वहाँ लोगों ने ये पहले 3-4 फसलें विशेष तौर से बोई जाती थी, उसके स्थान पर अगर पानी मिला
तो उन्होंने जो कृषि के अंदर धीरे धीरे बदलाव आया और जैसे ही कृषि बदली तो उसका जो विकास होने लगा और आर्थिक स्थिति से भी हम क्या होने लगे, मजबूत होने लगे और उसी के साथ शिक्षा की ओर मोड़े और इस प्रकार से ये है कर्म अच्छाई की ओर चलता रहा। ये सकारात्मक प्रभाव पड़े थे इसके। ठीक है, तो आपको थोड़े से हर एक चीज़ को जोड़ते हुए याद रख लेना है। ठीक है, आगे 15वां सवाल है, पतन और पोताश्रय में कोई 3 अंतर लिखिए। तो पतन क्या होता है और पोताश्रय क्या होता है। पतन के अंदर आपको लिखना है, यहाँ पर जहाजों पर सामान चढ़ाने व उतारने की सुविधा होती है, किस पर, पतन पर। और पोताश्रय का होता है, यहाँ पर जहाज लहरों तथा तूफान से सुरक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा पॉइंट है पतन के अंदर, यह प्राय अपनी पृष्ठभूमि से रेलों व सड़कों द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि पोताश्रय में एक विशाल क्षेत्र में जहाज़ों के आगमन की सुविधाएं होती है। और 3 नंबर पतन के अंदर लिखना है, पतन व्यापार के द्वार कहलाते हैं और यहाँ स्थल तथा समुद्री भाग आपस में मिले होते हैं और पोताश्रय में स्थल भाग समुद्र से नहीं मिला होता है, अर्थात समुद्र के मध्य ही होता है। ठीक है, समुद्र से नहीं मिला होता है पोताश्रय। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। थोड़ा सा लग रहा है टफ प्रश्न है लेकिन है सरल ही। ठीक है, आगे फुटकर व्यापार का विश्लेषण करके बताना है। ठीक है, तो फुटकर व्यापार वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है, अर्थात इसमें फुटकर विक्रेता सीधे उपभोक्ताओं को वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है, जैसे फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाषा, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण हैं। हम बात करते हैं फुटकर व्यापार से वृहत स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे और वे ये निम्न थे, विभागीय भंडार, श्रृंखला भंडार। ठीक है, तो विभागीय भंडार इसके अंदर आपको लिखना है कि वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों का उत्तरदायित्व और प्राधिकार सौंप देते थे। और श्रृंखला भंडार के अंदर श्रृंखला भंडार अत्यधिक मितव्ययिता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं। वह अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं और उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की उपयोगी जो योग्यता है होती है। तो ये था अपना प्रश्न कि फुटकर व्यापार में विश्लेषण पूर्वक समझना है तो आपको समझा देना है। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन ने सूती उद्योग को किस प्रकार विशेष प्रोत्साहन दिया। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपको 100% याद करके जाना है। मैं बोलूँगा तब तक ये आपको याद हो जाएगा और ऐसे जो प्रश्न होते हैं इसको अपन को कहानी के रूप में याद करना है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का एक परंपरागत उद्योग है। प्राचीन और मध्यकाल में यह केवल एक कुटीर उद्योग के रूप में थे, यानी एक छोटे से उद्योग के रूप में थे। प्रारंभ में अंग्रेजों ने स्वदेशी सूती वस्त्र उद्योग के विकास को प्रोत्साहित नहीं किया। वे कच्चे कपास को मानचेस्टर और लिवरपूल स्थित अपनी मिलों के लिए निर्यात कर देते थे और वहां तैयार माल को भारत में लाकर वापस बेचते थे। ठीक है, भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुंबई और अहमदाबाद में पहली मिल की स्थापना के पश्चात सूती वस्त्र उद्योग को तेजी से विस्तार हुआ और आकस्मिक रूप से मिलों की संख्या बढ़ गई। स्वदेशी आंदोलन ने इस उद्योग को प्रमुख रूप से प्रोत्साहित किया क्योंकि इस आंदोलन में ब्रिटेन के बने सामानों का बहिष्कार करके भारतीय सामानों का उपयोग में लाने का आह्वान किया गया था और स्वदेशी आंदोलनों के फलस्वरूप देश में भारतीय वस्त्रों की मांग बढ़ी और सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। 1921 के बाद
रेल मार्गों के विकास के साथ ही दूसरे सूती वस्त्र केंद्रों का तेजी से विस्तार हुआ। दक्षिण भारत में कोयम्बटूर, मदुरई और बंगलुरु में मिलों की स्थापना हुई। भारत के मध्यवर्ती पश्चिम भाग में कपास की स्थानीय रूप में उपलब्धता के कारण इंदौर, नागपुर, सोलापुर, बड़ोदरा में भी सूती मिलों की स्थापना की गई। कोलकाता में बंदरगाह की सुविधा, तमिलनाडु में जल विद्युत शक्ति के विकास तथा कानपुर में स्थानिक निवेश के आधार पर सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। उज्जैन, भरूच, आगरा, हाथरस, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली आदि केंद्रों में कम श्रम लागत के कारण मिलों की स्थापना भी की गई। तो ये सूती वस्त्र उद्योग का जो प्रोत्साहन मिला था, स्वदेशी आंदोलन ने किस प्रकार से इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है सवाल संख्या 18, भारत में परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, बताओ। तो पहला कारण लिखना है भौतिक कारक। ठीक है, भारत में परिवहन तंत्र को विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है भौतिक कारक। तो भारत में समतल मैदानी भागों में धरातली क्षेत्रों में जो धरातली क्षेत्र होते हैं, क्षेत्रों में परिवहन तंत्र का विकास अधिक हुआ है और इसी कारण देश में 50% से अधिक रेल मार्ग उत्तरी भारत में है और इसके विपरीत दक्षिण भारत या हम पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में धरातल उबड़ खाबड़ एवं दुर्गम होने के कारण परिवहन तंत्र है और क्या है अपेक्षाकृत कम विकसित हो पाया है। और दूसरा कारण होता है सांस्कृतिक कारक। देश में पाई जाने वाली जनसंख्या घनत्व की भिन्नता भी परिवहन तंत्र के विकास को है और प्रभावित करती है। देश के कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में परिवहन के साधनों का विकास बहुत कम हुआ है, जैसे पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, छोटा नागपुर, पटारी क्षेत्र आदि। तीसरा कारण लिखना है आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक के अंदर आपको बताना है देश में बड़े बड़े औद्योगिक और व्यापारिक नगरों तथा प्रमुख पत्तनों के समीप रेल मार्गों तथा सड़कों का अधिक विस्तार हुआ है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मशीनों, श्रमिकों एवं अन्य पदार्थों को लाने ले जाने की आवागमन के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और चौथा कारण लिखना है सुरक्षात्मक कारक। सीमावर्ती एवं दूरस्थ क्षेत्रों की सुरक्षात्मक एवं सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी परिवहन तंत्र का विकास किया जाता है। और अगला कारण लिखना है राजनीतिक कारक। इसके अंदर आपको लिखना है सरकारी नीति व राजनीतिक उद्देश्यों पर भी परिवहन तंत्र का विकास निर्भर करता है। सरकार की आर्थिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने की नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को रेल अथवा सड़क मार्गों द्वारा जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो ये 18 सवाल थे। इसके अलावा हम बात करेंगे निम्नात्मक सवालों की। ये आपके पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। पीडीएफ आप ग्रुप के अंदर जुड़ करके ज़रूर देखना। यहाँ पर कुटीर और लघु उद्योगों के और जो भारी उद्योग और कृषि उद्योग है उसके अंदर आपको क्या अंतर बताना है, अथवा के अंदर कच्चे माल पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों का वर्णन करना है। ठीक है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, भारी उद्योग और कृषि उद्योग के अंदर अंतर बता देना है। और अथवा के अंदर जो प्रश्न आया था वो 3 उद्योगों के बारे में बताना है। अगला सवाल है 20वां, भूमि संसाधनों का महत्व और सिंचित कृषि के प्रकार, इस पर आपको टिप्पणियां लिखना है। और अथवा के अंदर भारत की प्रमुख फसलें, ऋतु और खरीफ और रबी फसल के अंदर अंतर, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखना है। तो ये आंसर पड़ा है, आप इसको आप देख लेना पीडीएफ के अंदर, ताकि छोटा वीडियो के अंदर ही हमारी क्लास ख़त्म की जाए। ठीक है, फिर यहाँ पर मानचित्र के अंदर 2 मानचित्र 2-2 नंबर के होंगे और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। 21वां और 22वां प्रश्न है। पहले के अंदर विश्व का मानचित्र है। यहाँ पर आपको जापान, इंग्लैंड, भूमध्य सागर और ब्राज़ील को दर्शाना है। तो मैंने पहले भी कहा है इन चीज़ों को आप सुबह उठ करके एक बार मानचित्र जरूर देखना, ताकि आपको समस्या नहीं हो। और दूसरे के अंदर बताया है सिंगरौली, कोरबा, तलचर और नजीरा। ठीक है, इनको आपको मानचित्र के अंदर दर्शाना है। तो हम आपको मानचित्र को है हल करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ब्रिटेन है, ठीक है, ये देख लीजिए। फिर ब्राज़ील यहाँ है और जापान यहाँ है विश्व के मानचित्र के अंदर। और भूमध्य सागर की बात करें तो यहाँ पर ये बीच के अंदर दिया गया है, ये भूमध्य सागर। और भारत देश अपना कहाँ है, ये भारत देश अपना यहाँ है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा
देख लेना है। इसको सुबह सुबह एक बार उठ करके आप ज़रूर देखना, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे प्रश्न है कोयम्बटूर, ये आपके तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर है। यहाँ पर साथियों सिंगरौली दिया गया है, तो सिंगरौली यहाँ पर नहीं है, सिंगरौली आपके एमपी के अंदर है। ये ध्यान रखना, सिंगरौली नामक जो स्थान है या शहर है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ये गलत दिया गया है मानचित्र के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कोरबा, तो कोरबा आपके छत्तीसगढ़ के अंदर है। तलचर की बात करें तो ये उड़ीसा के अंदर है। और ये जो नजीरा दिया गया है, ये नजीरा नहीं है, नजोरा है। क्या है, नजोरा है, और ये असम के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ है, असम के अंदर स्थित है। तो साथियों ये था हमारा भूगोल का मॉडल पेपर नंबर 5। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि कोई भी आपको वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, और इसी के साथ हमारे ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर करना, आपको बिल्कुल अच्छा फ़ायदा होगा। ठीक है, हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लेते हैं, आपको फ्री के अंदर हमारा मैटर उपलब्ध करवाएंगे, एक भी रुपये नहीं लेंगे। क्योंकि साथियों आप 5-5 है और डैश वर्क लाते हो, 500 रुपये लगा देते हो, और हम आपको 10-10 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री में देंगे। ठीक है, तो आप ग्रुप को है ज्वाइन जरूर करना, आपको अच्छा फ़ायदा होगा। और आज हमने भूगोल के अंदर 5 मॉडल पेपर हल करवाना तय किया था, ये हमारा लक्ष्य पूरा होता है। अगर आगे टाइम मिलेगी तो पूरे भी करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन आप जब भी टाइम मिले तब इनको बार बार वीडियो को देखते रहें। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको जब मतलब पढ़ने का मूड नहीं हो, या आप घूम रहे हो इधर उधर या कहीं रास्ते में हो, तो इन वीडियो को सुने ताकि आपको फ़ायदा हो। ऐसा नहीं है सुबह उठते वीडियो देखने लग जाएं। ठीक है, ताकि समय जब बर्बाद नहीं करना है, आपको पढ़ना ही पढ़ते रहना है। ठीक है, ये इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है, ताकि आपको क्या है पूरे में से पूरे नंबर लाना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है और आपका भी नाम रोशन करना है, और आपको आगे भी बढ़ना है। मैं आपको आगे बढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। तो साथियों आप अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, किसानों का सम्मान कीजिए, सैनिकों का सम्मान कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।